करो। आपको समझाएंगे रेटिकुलेट और पैरेलल कंडीशन एक बेटर वे में। तो ठीक है, देखिए एग्जांपल फटाफट। Good morning students, welcome again to another tutorial from Rathore Edu Academy Private Limited. Dear students, in the last class I discussed about transcription, translation and translocation. तो मैंने last time transcription, translation और ट्रांसलोकेशन डिस्कस किया था कि डीएनए से कैसे आरएनए बनता है, आरएनए से कैसे प्रोटीन बनता है। ये पूरा जो प्रोसेस है सेंट्रल डॉग्मा, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा रही हूँ, उसका नाम है एवोल्यूशन। ओके, तो हम लोग आपकी बुक देखते हैं पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 पे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चों कुछ क्वेश्चंस कैन यू रिकॉल दिए हैं। इसमें 4 क्वेश्चन है, 1, 2, 3 एंड 4। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अपेंडिक्स ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देख लिया था, मैंने आपको बता दिया था, एक्सप्लेन किया था। नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, आर आवर विजडम टीथ रियली यूजफुल फॉर च्यूइंग द फूड। क्या हमारे जो विजडम टीथ हैं वो रियली हेल्पफुल हैं खाना खाने के लिए, मतलब च्यूई करने के लिए हेल्पफुल है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी विजडम टीथ आर कॉल्ड थर्ड सेट ऑफ मोलर्स। विजडम टीथ जो होते हैं वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं, इस लोकेशन में प्रेजेंट होते हैं। एंड इन द अर्ली ह्यूमंस, अगर हम अर्ली ह्यूमन की बात करें, द बेसिक फूड वाज रॉ फ्लैश, देन लीव्स, राइट, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एंड दैट टाइम इट वाज इन यूज। बट इफ वी टॉक अबाउट टुडेज टाइम, अगर हम आज की बात करते हैं तो wisdom teeth are not really useful for chewing the food. Now moving to the question number 3, which is why did the huge animal like dinosaurs become extinct? जो huge animal है डायनासोर, वो क्यों खत्म हो गए थे? तो इसका आंसर है many scientists believe, बहुत सारे साइंटिस्ट सोचते हैं ऐसा, many scientists believe that dinosaurs died out when a huge meteoroid struck with the surface of Earth, and this changes the climatic condition, and in this climate the dinosaurs could not survive and they died. वो खत्म हो गए, वो मर गए। Why are the many species of animals and birds getting extinct? तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका आंसर सिर्फ एक नहीं हो सकता है कि किसकी वजह से एनिमल्स और बर्ड्स जो है वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके कुछ नेचुरल रीजन भी है तो कुछ मैन मेड भी है, लाइक pollution is one of the reason, then cutting off excessive trees, deforestation। ठीक है, क्योंकि जो बड़े, अगर हम वाइल्ड एनिमल्स की बात करें, टाइगर है, लॉयन है, ये सब कहाँ रहते हैं? सब बड़े बड़े जंगलों में रहते हैं, इनका घर जो है वो फॉरेस्ट ही है। बट ह्यूमन क्या कर रहे हैं, जो ट्रीज है उनको कट करते चले जा रहे हैं, और उनके दिमाग में वो चीज है ही नहीं कि इस पे एनिमल्स या बर्ड्स का क्या, या अदर स्पीशीज की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो ये भी एक रीजन है। ठीक है, देन चेंज, क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेट में भी जो चेंजेस हुए, जो बदलाव हुए, वो भी कुछ रीजन है एनिमल्स और बर्ड्स की स्पीशीज को खत्म होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू द टॉपिक जो हमें आज पढ़ना है, हमारा बहुत प्यारा खूबसूरत सा टॉपिक है जिसका नाम है एवोल्यूशन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। जो एवोल्यूशन है ये ग्रेजुअल चेंज है। ग्रेजुअल का मीनिंग क्या होता है? स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता होने वाले बदलाव। दिस इज स्लो गोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अचीव। ऐसा प्रोसेस जो कि बहुत लंबे टाइम से चलता चला आ रहा है और एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो आ जाए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ बच्चों। हमारे पास पहले जब एप, मंकी वगैरह हुआ करते थे तो उनको क्या था, उनको वो ये पूंछ हुआ करती थी, टेल हुआ करती थी। बट अगर हम आज की बात करें तो हमें क्या टेल है? नहीं है। हमारे पास अभी सिर्फ टेल बोन बचा हुआ है, बाकी जो टेल है वो धीरे धीरे करके खत्म हो गई। यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये चेंज हो गया। चेंजेस जो चलते चले आ रहे हैं, उनकी जो टेल है वो कम होते होते आज टेल बोन ही रह गई है।
All the stages and changes occurred in various component ranges from stars and planet. तो बच्चों ये जो चेंज है ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं हो रहे हैं, ये चेंज जो है अगर हम बात करें तो स्टार्स, प्लैनेट, यूनिवर्स, हमारे अर्थ में भी ये चेंजेस, ये एवोल्यूशन हो रहा है. अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 13.8 मिलियन ईयर्स अगो हमारा यूनिवर्स बना, हमारा ब्रह्मांड बना, और उसको बनने के बाद गैलेक्सीज बनी. ठीक है, उसमें से गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, और वो हमारी गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं, हमारा सोलर सिस्टम है. गैलेक्सी बनने के बाद बच्चों प्लैनेट अर्थ का निर्माण हुआ, और अर्थ बनने के बाद बना मून. ठीक है, मून बनने के बाद जो लिक्विड है, मतलब जो वाटर है वो कंडेंस होकर लिक्विड में आया. जब लिक्विड आया, जब वाटर लिक्विड स्टेट में आया, तब हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक लाइफ की शुरुआत हुई. ऑर्गेनिक लाइफ शुरू होने के बाद कुछ छोटे छोटे प्रोकैरियोट्स, मतलब बैक्टीरिया वगैरह प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर दिखाई दिए. अर्थ सरफेस पे यूनिसेलुलर दिखाई दिए. यूनिसेलुलर दिखने के बाद फिर प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के बाद क्या है, यूकैरियोट्स आए. लगभग 2.5 मिलियन ईयर्स पहले ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर और ओशन में पाई गई. उसके बाद कुछ एनिमल्स ओशन में आए. ठीक है, फिर रेप्टाइल्स आए. तो आप देख सकते हो, फिर प्लेसेंटल मैमल्स आए, मतलब हम मैमल्स. तो धीरे धीरे कैसे अर्थ में भी एवोल्यूशन हो रहा है. सो अर्थ शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि हम अर्थ को एवोल्यूशन में पढ़ते हैं. Formation of new species due to changes in specific character of several generation of living organism as a response to natural selection is called as evolution. देखो ये आपकी डेफिनेशन है जो टेक्स्ट बुक में दी है एवोल्यूशन की. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर, कुछ बदलाव बहुत पीढ़ी तक होते चले जाने और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाना ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन का मीनिंग क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन का मीनिंग होता है प्रकृति चयन. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि कैपेबल है, जिनको प्रकृति ने चुना है, जो फाइट किए, जो लड़े, वही आगे जाके बदले, उन्हीं में ही चेंजेस दिखाई दिए और ऐसे बढ़ता चला गया. यही था एवोल्यूशन, मतलब जो फाइट कर पाए, जिन्होंने अपने आप को बचाया, फाइट किया इस एनवायरनमेंट से, इस नेचर से, वही क्या हुए, इवॉल्व हुए. तो यही है आपके एवोल्यूशन की डेफिनेशन. नेक्स्ट, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ हैड बीन नॉन एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ. ऐसा माना जाता है लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स पहले लाइफ जो थी वो अर्थ सरफेस पे नहीं थी. At the beginning, there may have been only simple elements in the ocean on the earth, and simple type of organic and inorganic compounds may have been formed from those. ऐसा माना जाता है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं पहले सिंपल एलिमेंट्स थे. एलिमेंट्स आप जानते हो, एलिमेंट्स मतलब जो कि एक ही तरीके के एटम से बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स की वजह से क्या हुआ, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने. अभी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ज्यादा होता है, मतलब कार्बन, द कंपाउंड व्हिच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं बच्चों. तो ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के नहीं बने होते हैं. इसका एग्जांपल है इनऑर्गेनिक का, जैसे कि NaCl जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, जो हम यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ में, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल है. तो यानी कि सिंपल एलिमेंट्स के बाद, कुछ एलिमेंट्स मिलने के बाद क्या हुआ, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने लग गए. ओके, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड में हैव फॉर्म्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड. अभी इन्हीं चीजों से क्या हुआ, इन्हीं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से क्या हुआ, न्यूक्लिक एसिड या फिर अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, ये सब बनने लग गए. फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, प्रिमिटिव मतलब सिंपल सेल, may have been formed from the mixture of different type of organic and inorganic compound. This I have discussed. Number of those cells may have increased at the cost of surrounding chemicals. There may have been some differences among those cells, and according to the principle of natural selection, some may have shown good growth and some may have perished, could not adjust with the surrounding. मैंने आपको बताया जो कुछ सेल्स थे
जो सराउंडिंग से या जो भी नेचुरल जो चीजें बदल रही थी उनके लिए, ठीक है। तो जिन्होंने सरवाइव किया, जो उस कंडीशन से लड़े, जो फाइट किए, वही बचे और बाकी पेरिश्ड हो गए, खत्म हो गए। At present, crores of species of plants and animals with huge diversity regarding shape and complexity are present on the earth. ऐसा लगभग 7 मिलियन जो स्पीशीज है प्लांट्स और एनिमल की, वो हमारे अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट है। सो एनिमल डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम यूनिसेलर अमीबा। तो आप देख सकते हो कि एनिमल डाइवर्सिटी मतलब एक सिंपल अमीबा, मतलब इतना एक, अगर यूनिसेलुलर की बात करो तो हमारे अर्थ पे मल्टी सेलुलर चीजें भी बहुत सारी प्रेजेंट है। एक अमीबा से एक जायंट व्हेल तक की बात हम कर सकते हैं। द प्लांट डाइवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ वेरियस, एनिमल का हो गया कि भाई अमीबा से एक जायंट व्हेल, मतलब आप देख रहे हैं कैसे 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 चेंजेस से यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर बन जाना। ओके, सो द प्लांट डाइवर्सिटी, हम लोग प्लांट की बात करते हैं तो क्लोरेला से लेके बैनियन ट्री तक, मतलब यूनिसेलुलर से कैसे मल्टी सेलुलर चीजें बन गई, वो भी हम देख सकते हैं। द लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ द पोल्स। दोनों पोल्स पे लाइफ है, साउथ पोल नॉर्थ पोल दोनों पोल्स पे लाइफ है। ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एट ऑल द प्लेसेस लाइक एयर। देखो ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो हर जगह प्रेजेंट है। चाहे आप एयर की बात कर लो, चाहे आप लैंड की बात कर लो, वाटर की बात कर लो, रॉक्स की बात कर लो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। Humans have shown curiosity about origin of life and reason for such a great diversity in life present on the earth. तो ह्यूमंस ने हमेशा जानने की कोशिश की है कि लाइफ का ओरिजिन क्यों हुआ, हम लोग क्यों आया, हमारा पर्पस क्या था, हमने क्यों बर्थ लिया इस अर्थ पे। तो ये सब क्यूरियोसिटी जानने का ह्यूमन का हमेशा से जानने की क्यूरियोसिटी रही, टेंडेंसी रही है। Different theories about origin and evolution of life have been proposed till today. बहुत सारी थ्योरीज आई है एवोल्यूशन को लेके। जैसे सबसे पहले एक थ्योरी आई थी, इसमें माना जाता था कि भगवान ने जो है वो यूनिवर्स को बनाया है, बट साइंटिस्ट इस बात को नहीं मानते हैं। तो ऐसे और भी थ्योरीज धीरे धीरे करके आई। उसमें से जो थ्योरी थी ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको एक्सेप्ट किया गया। तो वो जो थ्योरी थी उसे क्यों एक्सेप्ट किया गया था? उस थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया था क्योंकि उसमें क्या हुआ था, दो साइंटिस्ट थे मिलर और यूरे, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिन्होंने क्या किया था, अमोनिया, मीथेन, देन वाटर वेपर, इसको क्या किया, एक क्लोज कंटेनर में रख दिया। एंड आफ्टर सेवरल वीक्स, कुछ टाइम के बाद उन्होंने नोटिस किया कि उसमें नाइट्रोजन के बेसिस, उसके अंदर अमाइनो एसिड, कार्बो, शुगर, ये सब उसके अंदर प्रेजेंट था। तो ये थ्योरी इसलिए एक्सेप्ट हुई, यानी कि नॉन लिविंग थिंग से कैसे लिविंग थिंग बनने लग गई। ठीक है, नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अच्छा बच्चों, अभी देखो मैंने आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा दिया, आपको एक एक लाइन समझाई है मैंने। तो अब आप थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन खुद से पढ़ोगे, क्योंकि ये बिल्कुल इजी है और बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। तो आप अगर एक बार रीड भी करोगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन, मूविंग टू पेज नंबर 4, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। ये आपका न्यू टॉपिक है अभी एवोल्यूशन के अंदर ही, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। अच्छा, एविडेंस का मतलब क्या होता है? एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ, सबूत। अगर प्रूफ नहीं होगा, सबूत नहीं होगा, तो क्या हम किसी चीज को मानेंगे कि वो सही है? नहीं हो सकता ना। कोई क्राइम भी होता है तो उसमें क्या होता है, प्रूफ, जो भी एविडेंसेस है उनको कलेक्ट किया जाता है। उन एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद वो चीज को माना जाता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है। तो वैसे ही एवोल्यूशन को बताने के लिए क्या है, एविडेंसेस हैं एवोल्यूशन के। तो एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, the first evidence of evolution is morphological evidence। देखो यहाँ पे morphological evidence। morphological evidence आप अपनी बुक देखिए, सी द पेज नंबर 4। अगर आप इसमें ये पिक्चर देखोगे, ये एनिमल्स हैं, देखो ये डॉग है, ये शीप है, ये फॉक्स है, अगर आप इनको देखोगे तो इनमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज है। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब ही होता है सिमिलैरिटीज इन एक्सटर्नल अपीयरेंस।
देखो तो आप बोलोगे कि हाँ इसमें ये, जैसे कि पेरेंट्स में होता है, ऐसे पेरेंट्स के आपके जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े थोड़े आप अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हो, है ना। तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मतलब ये तो हेरिडिटी का पार्ट हो गया, मैं बात कर रही हूँ एक्सटर्नल चीज की, ऐसी कोई चीज जिसे देखने के बाद आप कहोगे हाँ मैम इसमें कुछ सिमिलैरिटीज है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में इनकी फोटोज देखो, इनमें क्या क्या सेम है। सबसे पहले तो इनमें जो सेम है वो है स्ट्रक्चर ऑफ माउथ। क्या सेम है इनमें, स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, माउथ का स्ट्रक्चर सेम है। देखो माउथ का स्ट्रक्चर सब में सेम है, ठीक है। अभी ये देखो नोज ये वाला पार्ट है ऊपर वाला, तो स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। एंड ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना क्या है, ये एक्सटर्नल ईयर मसल, ये वाला जो पार्ट है इट इज ईयर पिन्ना। एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर ऑन बॉडी, ये जो चीजें हैं स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल, ईयर पिन्ना, ये सब क्या है, इनके अंदर सेम है। मतलब आप देख के बोल सकते हो कि हाँ इनमें सिमिलैरिटीज है। Whereas similarities in characters like leaf shape, अगर आप नीचे के ये ट्रीज के लीव्स हैं, इनमें अगर आप देखो तो लीफ शेप, लीफ वेनेशन आपको मैं समझा रही हूँ, लीफ वेनेशन आप देख लो। लीफ वेनेशन, हाँ करो। आ जाओ एग्जाम्पल देखेंगे रेटिकुलेटर पैरेलल वेनेशन की। ये हमारी छोटी सी बालकनी है और यहाँ पे है कुछ प्लांट्स। तो देखो आज मैं आपको अपने घर के कुछ प्लांट्स के पास लेके आई हूँ, और इसलिए लेके आई हूँ ताकि आप बेटर वे में पैरेलल और रेटिकुलर वेनेशन को समझ पाओ। एक्चुअली ये 6th क्लास से होता है, बट कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है पैरेलल वेनेशन, क्या है रेटिकुलर वेनेशन। तो आज हम लोग प्लांट्स को अच्छे से खूबसूरत पौधों को देख के समझेंगे, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग भी होगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। तो देखो अगर मैं बात करती हूँ, ये करेला का पौधा, ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, यहाँ पे ऐसे सीड रख दिए थे और वो जर्मिनेट हो गया। अभी देखते हैं होप ये मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है कि नहीं। देखो यहाँ पे छोटे छोटे ये आ गए हैं, ऐसे फ्लावर टाइप के आने स्टार्ट हो गए हैं। So now talking about this leaf structure, if you observe the leaf structure carefully, are you able to see these veins? देखो ये जो veins हैं, आप आगे से देखो पीछे से देखो, समझ में आएगा आपको अच्छे से। ये देखो अगर आप आगे का ये लीफ का स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे देखो ये वेन्स है छोटे छोटे, है ना। और ये क्या है, एक नेटवर्क टाइप का बना रहे हैं, ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, दिख रहा है आपको। ओके एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक ये तुलसी का पौधा है, बेसल प्लांट। यहाँ पे भी देखो इसका लीफ ऑब्जर्व करो केयरफुली, आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है क्या बच्चों। तो देखो यहाँ पे इन्होंने भी क्या किए हैं, ये ऐसे ऐसे लीव्स हैं, ऐसे ऐसे इनके वेन्स हैं, यानी कि ये नेटवर्क बना रहे। देखो पीछे से आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, देखो दिख रहा है, एकदम क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हो, वेरी गुड। तो ये क्या है, अभी देखो एक और एग्जाम्पल, एकदम बड़ा सा खूबसूरत सा पौधा, इसमें एक छोटा सा फूल भी आने वाला है। लकीली कल फ्राइडे और कल पूजा में मुझे काम आ जाएगा। तो देखो ये यहाँ देखो कोई साफ सुथरा लीव नहीं है, बट आपको यही समझना पड़ेगा। अब आप इतने समझदार तो हो ना, समझ जाओगे। ये देखो पीछे का स्ट्रक्चर देखो, ये क्या है, ये वेन्स हैं इसकी, ये कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, देखो ध्यान से इनको। तो ये कौन सा है, रेटिकुलेट वेनेशन। क्लियर हो गया। आई होप आफ्टर गिविंग लॉट ऑफ एग्जाम्पल दिस पर्टिकुलर टॉपिक रेटिकुलेट वेनेशन इज ओवर, है ना, और आपको इट इज अंडरस्टूड बाय यू, ठीक है। अच्छा अभी देखो रेटिकुलेट तो समझ में आ गया अच्छे से। एक और एग्जाम्पल दिखाऊं क्या, रोज का प्लांट दिखाऊं आपको। चलो रोज का भी देख लो। देखो बच्चों रोज का अगर आप कोई भी लीव ले लें, हम लोग ये वाले ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। आपको ये देखना है, ये देखो, देखो यहाँ पे कितना बढ़िया सा ऐसा नेटवर्क सा बना के रखे हुए हैं, और ये क्या हो रहे हैं, आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं। ओके समझ में आ गया, ऑब्जर्व किया आपने अच्छे से। ओके वेरी गुड। अभी देखो यहाँ पे अब लास्ट है पैरेलल समझना है, तो पैरेलल देख लो, एलोवेरा या फिर ग्रास
या फिर शुगर केन का जो लीफ होता है, बनाना का प्लांट है, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल्स है पैरेलल वेनेशन के। मेरे घर में बनाना नहीं है और दूसरे भी प्लांट्स अवेलेबल नहीं है, ग्रास नहीं है, बट दिस इज़ वन एग्जाम्पल आई एम हैविंग दिस पर्टिकुलर प्लांट। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ एलोवेरा, ठीक है। अभी देखो, अगर एलोवेरा को आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे जो वेन्स होती है ऐसे सीधे सीधे होती हैं, ऐसे पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, ठीक है। आपको बहुत क्लियरली नहीं ऑब्जर्व कर पाओगे, इसके अंदर जेल भरा हुआ होता है। बीमारियों में या फिर स्किन डिजीजेस के लिए हेल्पफुल है एलोवेरा, काफ़ी अच्छा प्लांट होता है। तो ये कौन सा, ये एक एग्जाम्पल है पैरेलल, और ये मोस्टली सबके घर में प्रेजेंट होता है। तो कभी भी एग्जाम में अगर आपको पूछते हैं कि गिव एग्जाम्पल ऑफ रेटिकुलेट एंड पैरेलल, सो आई होप कि आप बेसिल तुलसी का पौधा लिख सकते हो, रोज प्लांट लिखोगे, हिबिस्कस लिखोगे। सो दीज 3 एग्जाम्पल्स, ये तो हमने यहाँ पे देख लिया। यहाँ तक कि करी, देखो करी लीफ का भी एक छोटा सा प्लांट है मेरे घर में, तो करी लीव्स को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो भी इसमें देखो अभी ये छोटा सा बेबी प्लांट ही है, बट मैंने इसको थोड़ा कुकिंग वुकिंग में यूज़ कर लिया है, इसलिए इसके हाल ऐसा हो गया है। तो देखो इसके भी लीव्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रेटिकुलेट होते हैं। अभी बहुत बढ़िया से रेटिकुलेट समझ में आ जाना चाहिए बच्चों। और पैरेलल का ग्रास बताया एग्जाम्पल, बनाना बताया आपको, और एलोवेरा आपको बता रही हूँ। एलोवेरा को याद रखो, एलोवेरा भी एग्जाम्पल है पैरेलल वेनेशन का, ठीक है। अभी मैं आगे का स्टडी, आगे का हम लोग पढ़ते हैं, ओके। आपको समझ में आ गया अच्छे से लीफ वेनेशन, ओके। तो लीफ वेनेशन के बाद लीफ पेटियोल। अच्छा, लीफ पेटियोल क्या होता है? जहां से कोई भी लीफ जुड़ा हुआ होता है, जैसे मान लो ये स्टेम है, तो जहां से ये पत्ता इससे चिपका हुआ है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीफ पेटियोल, ओके। नेक्स्ट इज एक्सेट्रा अगर इन केस ऑफ प्लांट, दिस इंडिकेट्स दैट देयर आर सम सिमिलरिटीज इन दोस ग्रुप एंड हेंस इट प्रूव्स दैट देयर ओरिजिन मस्ट बी सेम एंड मस्ट हैव कॉमन एंसेस्टर। तो ऐसा माना जाता है कि इनका जो ओरिजिन है वो सेम है और इनके एंसेस्टर्स कॉमन होंगे। नेक्स्ट इज एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल एविडेंस को समझने के लिए ये पिक्चर देखिए, पेज नंबर 4 पे। यहाँ पे एक पिक्चर है, ह्यूमन हैंड, कैट्स फोर लेग, है ना, पैटेजियम ऑफ बैट एंड फ्लिपर ऑफ बेल। ये एक फोटोग्राफ है। इस फोटोग्राफ को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? इस फोटोग्राफ को हमें देख के ये समझ में आ रहा है कि इसका जो बोन स्ट्रक्चर है वो सेम है, बट इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे हम लोग होमोलॉगस ऑर्गन भी कहते हैं। होमोलॉगस ऑर्गन मतलब जो दिखने में सेम हो बट उनके फंक्शन डिफरेंट हो, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलॉगस स्ट्रक्चर, होमोलॉगस ऑर्गन या फिर एनाटॉमिकल एविडेंस हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। सो if you carefully observe the picture, there doesn't seem any superficial similarity between human hand, cat's foreleg, flipper of whale and patagium of bat. तो कैट का, ह्यूमन हैंड का फंक्शन आपको पता ही है। कैट क्या करती है, किसी चीज को पकड़ती है। पैटाजियम ऑफ बैट, बैट क्या करता है, उससे फ्लाई करता है। और फ्लिपर, वेल क्या करती है, उसको यूज करती है स्विम करने के लिए। तो यानी कि इनका स्ट्रक्चर सेम है बट इनका फंक्शन डिफरेंट है। बस इसमें यही चीज बताया। एंड इन लास्ट the similarity indicate that those animals may have common ancestor. इनके भी ancestor, इनका जो origin है वो सेम रहा होगा, इनके भी ancestor जो है वो common होंगे। Now talking about these two questions, can you tell, ये जो पेज नंबर 4 पे 2 क्वेश्चन दिए, फटाफट देख लो। Which are the different organs in body of organisms? तो कौन कौन से organs होते हैं बॉडी में? लिवर, ब्रेन, हार्ट, ठीक है, ये क्या है, किडनी, ये सब ऑर्गन्स हैं। इज ईच ऑफ द ऑर्गन यूजफुल टू ऑर्गेनिज्म? कुछ कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन भी होते हैं। सो टॉकिंग अबाउट द थर्ड हेडिंग, दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन्स, डीजनरेटेड और अनडेवलप्ड। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या है? डीजनरेटेड और अनडेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन जो अब हमारे यूज में नहीं है,
या फिर वो धीरे धीरे करके डीजनरेट हो गए, खत्म हो गए, उसे हम बोलेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन। तो इसका आप डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। Degenerated or undeveloped useless organ of organisms are called as vestigial organ. In living organism, sudden development of new tissue or organ for living in changing environment is not possible. Instead, existing organ undergo gradual changes. Mostly a specific structure in the body is useful under certain situation. तो जो भी organ जिनको use करते रहे वो मतलब चलते रहे, बॉडी में फंक्शन करते रहे, बट जिनका इस्तेमाल कम हो गया तो धीरे धीरे डीजनरेट होने लग गए। However, same structure under different situation may become useless or even harmful. ये यूजलेस हो जाते हैं या फिर कभी कभी हार्मफुल भी हो जाते हैं, जैसे अपेंडिक्स के केस में होता है। Such structure begin to degenerate under such situation as per the principle of natural selection. ये हमने पढ़ लिया है। It takes thousands of years for structure to disappear. देखो मैं आपको लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। आपका 10th है, बोर्ड के स्टूडेंट्स हो आप, एक एक लाइन क्लियर नहीं होगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, दिक्कत आ सकती है आपको, इसलिए मैं आपको पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ। Such organs are seen in different phases of disappearance in different animals. Such organ through non-functional in certain organism. यानी हम इसकी स्टोरी समझ गए कि जब भी ऐसे ऑर्गन जो कि यूजलेस हो जाते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं या फिर बॉडी में अगर प्रेजेंट भी रहते हैं तो कभी कभी वो हार्मफुल भी हो जाते हैं हमारे लिए, इसी को हम लोग बोलेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन। कुछ एग्जांपल हैं मसल्स ऑफ ईयर, पिना, टेल बोन, विजडम टीथ, बॉडी हेयर, these are the example of vestigial organ. Now talking about the next heading, that is paleontological evidence. जो आपका फोर्थ वाला है, it is paleontological evidence. ठीक है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो देखो पैलियो मतलब होता है एंशिएंट, पुराना, ठीक है। ऑन्टो मतलब होता है बीइंग, और लॉजी मीन्स होता है स्टडी, यानी पुराने फॉसिल्स को पढ़ना, उसे हम लोग बोलेंगे पैलेंटोलॉजी। तो बच्चे बात करते हैं नेक्स्ट एविडेंस के लिए जो है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। देखो पैलियो मतलब क्या होता है, एंशिएंट, पुराना, प्राचीन, पुराना। ऑन्टो मतलब बीइंग, होना। लॉजी मतलब स्टडी, ठीक है। तो ऐसी स्टडी जिसमें हम एंशिएंट या फिर फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पैलेंटोलॉजी। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट बरेड ड्यू टू डिजास्टर। ये हम जानते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अर्थ सरफेस में बरेड हो गए, उसका रीजन था अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, फ्लड। इन सब की वजह से क्या हुआ कि वो अर्थ सरफेस के अंदर बरेड हो गए एंड रेमिनेंट एंड इंप्रेशन ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स रिमेन प्रिजर्व अंडरग्राउंड, और वो बहुत लंबे समय तक अर्थ सरफेस के अंदर ही रहे एंड दीज आर कॉल्ड एज फॉसिल्स। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल्स। और इनकी स्टडी भी क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एवोल्यूशन के लिए। मूविंग टू पेज नंबर 6, फटाफट हम लोग पेज नंबर 6 पे भी आ गए। कार्बन कंबर्शन ऑफ, अभी देखो आपको इस ये जो पैराग्राफ है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बन डेटिंग मेथड। क्या है, कार्बन डेटिंग मेथड। इसको समझो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में भी आना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कार्बन कंजप्शन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स स्टॉप आफ्टर डेथ। हम लोग कार्बन कंज्यूम करते हैं बट डेथ होने के बाद जो कार्बन कंजप्शन है वो स्टॉप हो जाता है। सिंस देन ओनली द डिकेइंग प्रोसेस ऑफ C14 अकर कंटिन्यूअसली। बट क्या, देखो कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं, 3। आइसोटोप्स क्या होते हैं उसके लिए आपको पहले आइसोटोप्स पता होना चाहिए कि आइसोटोप्स क्या है, क्योंकि कार्बन डेटिंग मेथड में आइसोटोप्स को यूज करते हैं। तो आइसोटोप्स क्या है, तो आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, उसे हम लोग बोलेंगे आइसोटोप। देखो कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, फर्स्ट C12, C13, C14। तो C12 और C13 जो है वो काफी स्टेबल है
बट C14 क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है. सो इन केस ऑफ ओनली द डिकेइंग प्रोसेस ऑफ C14 अकर कंटिन्यूसली. तो क्या होता है जब कोई मर जाता है, कोई जानवर, लॉयन हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गए, कोई भी हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म, से मान लो लॉयन ही हो गया, लॉयन मर गया, तो क्या होगा उसमें, उसकी बॉडी में C14 जो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन का आइसोटोप नंबर 14 है, इसका डिकेइंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, मतलब अब वो कम होना बॉडी में स्टार्ट हो जाएगा. In case of dead bodies of plants and animals, instead of remaining constant, the ratio between C14 and C12 changes continuously and C12 is non-radioactive. तो इनकी और इनकी रेशियो में क्या आता है, चेंज आने लग जाता है. C12 जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है. रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कि पावरफुल या हार्मफुल रेस देता है, छोड़ता है, एमिट करता है. तो ये नहीं है रेडियो एक्टिव, बट ये है C14. The time passed since the death of animal or plant or animal can be calculated by measuring the radioactivity of C14. तो अगर हम C14 कितना बॉडी में कम हुआ है, इनका रेशियो निकाले C12 और C14 का, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो कितने साल पहले मर गया था. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग मेथड. कार्बन आप समझ ही गए, डेटिंग का मतलब क्या होता है, टाइम, है ना, डेट. It is used in paleontology and anthropology. Anthropology मतलब study of human for determining the age of human fossil. यानी कि इसका और इसके रेशियो करके हमें पता चल गया ये बॉडी में से कितना कम हुआ. जितना कम होगा उसी को हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, ये इसकी इतनी एज कम हो गई है. जैसे जैसे एक एक साल निकलता जाएगा उसका जो अमाउंट ऑफ C14 है जो उसकी बॉडी में प्रेजेंट है वो भी कम होता जाएगा. Once the age of fossil being determined by such technique, it become easy to reduce the information about erstwhile organism. तो अगर हमें इस मेथड से, बहुत बढ़िया मेथड से पता चल जाता है कि वो फॉसिल कितने साल पुराना है. सिंपली C14 जो है उसका अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि बॉडी से कितना कम हो गया है और पता चल जाता है. इसको इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, विलर्ड लिबी. ये जो साइंटिस्ट है यहाँ पे दिए, इन्होंने ही इस टेक्निक को निकाला था. इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था बच्चों 1960 में. अभी देखो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ऑफ ग्राउंड लेवल एंड फॉसिल्स दिए. ये क्या है, पैलियोजोइक एरा है, ये मेसोजोइक एरा है, ये सीनोजोइक एरा है. क्या होता है इन एरा में, ये जो पहला वाला एरा है इसमें आप देख सकते हो सिंपल इनवर्टिब्रेट जो है वो धीरे धीरे कैसे वर्टिब्रेट बन गए. मेसोजोइक में एज ऑफ डायनासोर, ये डायनासोर का टाइम था. तो डायनासोर के बाद ये समझ लो कि हमारा स्टार्ट हुआ था, मतलब वर्टिब्रेट, प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रेट की शुरुआत हुई थी वहां से. ओके, नेक्स्ट इज हम ये भी बोल सकते हैं कि राइज ऑफ मैनकाइंड. ये जो टाइम है यहाँ पे राइज ऑफ मैनकाइंड, यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर, देन राइज ऑफ मैनकाइंड. गुड. अभी हम आगे पढ़ रहे हैं, दैट इज फिफ्थ हेडिंग, कनेक्टिंग लिंक्स. क्या है बच्चों, कनेक्टिंग लिंक्स. आप अगर ध्यान से मन लगा के वीडियो देखोगे तो आपको पक्का समझ में आएगा. एक एक लाइन हमने डिस्कस की है आपके बुक की, तो अब आपको समझ में आना चाहिए. कुछ डाउट होता है तो आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हो, नो इश्यूज. फिफ्थ हेडिंग देखते हैं, दैट इज कनेक्टिंग लिंक्स. देखो बच्चों यहाँ पे ये 3 इमेजेस दी हुई हैं. डकबिल की है, डकबिल प्लैटिपस, लंगफिश है, पेरिपेटस है. ठीक है, ये 3 दिख रहे हैं आपको. ओके, तो अभी हमें कनेक्टिंग लिंक्स, कनेक्टिंग का मतलब क्या होता है, कनेक्शन का मतलब क्या होता है, कुछ मिलना, मतलब कुछ जुड़ाव, है ना. कनेक्टिंग, तो इसका नाम ही है कनेक्टिव लिंक्स. इसका मतलब ये है कि अगर आप इन तीनों की इमेजेस देखो तो इनमें कुछ ना कुछ इनके फाइलम में सिमिलैरिटीज हैं. क्या, उसका आगे आंसर दिया हुआ है. सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बाय व्हिच दे कैन बी रिलेटेड टू 2 डिफरेंट ग्रुप्स. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक्स. तो कनेक्टिंग लिंक्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले. सम प्लांट्स एंड एनिमल शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बाय व्हिच they can be related to 2 different groups, hence it is called as connecting links. यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो 2 फाइलम की सिमिलैरिटीज को दिखाएगा बच्चों, उसे क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग लिंक्स. चलो इसको बढ़िया से समझते हैं.
एग्जाम्पल देख के। देखो ये जो लास्ट वाली इमेज है पेरिपेटस की, सो इन पेरिपेटस कैरेक्टर्स लाइक सेगमेंटेड बॉडी। जो सेगमेंटेड का मतलब क्या होता है, इसकी अगर आप इसकी इमेज देखो ध्यान से तो इसकी बॉडी में क्या ऐसे 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 सेगमेंट्स प्रेजेंट है। ऐसे मैं ऐसा थोड़ा बड़ा बता रही हूँ, इसी को क्या बोलते हैं, सेगमेंट्स। ये क्या होते हैं, ऐसे ऐसे बॉडी में नहीं आते ऐसे ये सब प्रेजेंट है। तो ये क्या है, ये सेगमेंट्स हैं। क्या है बच्चों, ये सेगमेंट्स हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेगमेंटेड बॉडी। ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी। देन सेकेंड है थिन क्यूटिकल या पैरापोडिया लाइक ऑर्गन। तो पैरापोडिया तो पता ही है आपको, पैरापोडिया आर यूज फॉर द लोकोमोशन, चलने के लिए। चलने के लिए वो लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, पैरापोडिया। देखो यहाँ पे छोटे छोटे पैरापोडिया दिए हैं, ये इन्हें हम फॉल्स फीट भी बोलते हैं। तो इसमें ये जो पेरिपेटस है, इसमें ये दो फाइलम को बिलोंग करता है। उसे उनका नाम है आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा, राइट। सो पेरिपेटस शो सिमिलैरिटी या फिर कनेक्टिंग लिंक लिख देते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किस में, आर्थ्रोपोड्स एंड एनिलिडा। यानी कि इसमें क्या सिमिलैरिटी थी कि ये थोड़ा आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा दोनों क्लास को शो कर रहा था। मैंने आपको बता दिया सेगमेंटेड बॉडी है, थिन कैपिकल है और पैरापोडिया फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर हेल्पफुल फॉर द मूवमेंट। ओके, नाउ सेकंड, ये जो देखो डक बिल वाला जो प्लेटिपस है, ये डक बिल, इसमें क्या सिमिलैरिटी है, ये किस फाइलम को दिखाता है। तो इसमें भी दो फाइलम हम डिस्कस करते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, डक बिल प्लेटिपस। तो डक बिल जो है वो एग को ले करता है, बट उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि दो क्लास फिर से दिखाई दिए, कौन कौन से, रेप्टाइल और मैमल। रेप्टाइल और मैमल। मैं इसको रब कर दूं बच्चों। तो डकबिल में क्या है, देखो डकबिल में ये है किसको, रेप्टाइल कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। क्यों, क्योंकि ये एग ले करते हैं बट इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और इसकी वजह से ये मैमल्स मैमल क्लास में आ जाते हैं, फाइलम में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज लंग फिश परफॉर्म रेस्पिरेशन विद द लंग। इसका नाम ही है लंग फिश। ये क्या करती है कि ये रेस्पिरेशन करती है तो फिश है, तो मछली, यानी कि मछली है, फिश है, तो ये फिश है, बट फिश रह के भी ये किससे, वो गिल से रेस्पिरेशन करते हैं ना फिश वगैरह, बट इसमें क्या होता है, लंग्स के थ्रू हो रहा है रेस्पिरेशन। तो यानी इसमें भी दो हो गए, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। ये इवॉल्व हुई है रेप्टाइल और एम्फीबियंस से। ठीक है, लिख लेते हैं, लंग फिश, फिश 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 परफॉर्म respiration with lung। अच्छा, यहाँ पे लिखा है these example। अच्छा, लंग, अब हम लोग का जो लाल ये है वो है लंग फिश।
तो डक बिल की हमने बात कर लिया, हम लोग बात करते हैं लंग फिश की। तो लंग फिश क्या करती है कि है तो फिश बट ये रेस्पिरेशन करती है किससे, लंग से। तो ये भी क्या है, किसके अंदर आ जाती है, कनेक्टिंग लिंक्स के अंदर। These example indicates that mammals are evolved from reptiles and amphibians। यानी ये बताता है कि कैसे जो मैमल्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं किससे, रेप्टाइल से और एम्फीबियन से। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑब्जर्व एंड डिस्कस। इसमें आप ये फोटोग्राफ देखो, फोटोग्राफ देखो ये वाला, इसका जो लास्ट है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, ये इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे एम्ब्रियो दिए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे। पहला है फिश का, सैलमेंडर, टॉर्टोइस, चिकन, पिग, क्रो, रैबिट और मैन। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में क्या है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में यही बताया गया है कि जो फर्स्ट स्टेज है, जो उनका इनिशियल स्टेज है, जो स्टार्टिंग स्टेज है, वो इन सब में सेम होता है। मतलब सेम मतलब कि इनके जो एम्ब्रियो है, इनके जो पिक्चर अगर आप देखो तो इनमें एक्सट्रीम सिमिलैरिटी है, इनके अंदर एक्सट्रीम सिमिलैरिटी है इन एम्ब्रियोज के अंदर। दिखने में देखो इतना आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, नहीं ये तो टॉर्टोइस का है मैम, ये तो मैन का है, नहीं ये तो रैबिट का है, ऐसा लग रहा है कि अलग अलग। यहाँ पे पता चल रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा पता चलने लग गया है, देखो यहाँ पे तो पता चलने लग गया है थोड़ा, बट यहाँ पे पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल रहा है। सो इट इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। सो लास्ट एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में हम लोग पहुंच गए हैं। पिक्चर मैंने आपको दिखा दिया है। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कैसे जो इनिशियल स्टेज है उसमें बहुत सिमिलैरिटीज हैं इनके एम्ब्रियो में। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल एम्ब्रियो शो द एक्सट्रीम सिमिलैरिटीज ड्यूरिंग इनिशियल स्टेजेस एंड दो सिमिलैरिटीज डिक्रीज ग्रेजुअली। सिमिलैरिटी दिखाते दिखाते कैसे ये ग्रेजुअली डिक्रीज होने लग गए और ये बाद में तो अलग अलग एनिमल ही बन गए। नेक्स्ट, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अभी हमारा कितना बाकी है, ओके, अभी डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, लैमार्किज्म, ये 3-4 टॉपिक हैं। तो बच्चों हम लोग एक काम करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग को जो मैंने पेजेस पढ़ा दिए हैं, क्या क्या पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ा है, एवोल्यूशन पढ़ा दिया है, मस्त। देन मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, होमोलॉगस स्ट्रक्चर, वेस्टिजियल ऑर्गन, पैरेंटोलॉजिकल एविडेंस। होमोलॉगस में कंफ्यूज मत हो जाना, यही है एनाटॉमिकल एविडेंस। देन उसके बाद कार्बन डेटिंग मेथड, कनेक्टिंग लिंक्स, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, ये खत्म। अब बस इसके बाद ये 2 पेज और है, फिर आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।